सन 1720 में बालाजी विश्वनाथ के निधन के उपरांत छत्रपति शाहू ने बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा के पद पर प्रतिष्ठित किया। इस समय इनकी अवस्था 20 वर्ष से भी कम थी, जिसकी वजह से या अन्य कारणों से भी दूसरे मराठा सरदारों ने इस नियुक्ति का प्रबल विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद छत्रपति शाहू बाजीराव की योग्यता को समझते थे, उसकी परख रखते थे और इसी के अनुरूप उसने विरोध के बावजूद बाजीराव को पेशवा के पद पर प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। बाजीराव प्रथम की शिक्षा दीक्षा हालांकि कम हुई थी, लेकिन एक सैनिक और सेनापति के रूप में उनकी योग्यता अभूतपूर्व थी। वह अपने पिता बालाजी विश्वनाथ के साथ रहते हुए राजनीति की दांव पेच को भली भांति समझते थे और जिन परिस्थितियों में वे पेशवा बने, उन परिस्थितियों में उसे जहां एक ओर निजाम वहीं दूसरी ओर कोल्हापुर के शासक शाहू के चचेरे भाई संभाजी द्वितीय के साथ भी संघर्ष करना था। इनके समय में राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी थीं। हैदराबाद यानी निजाम का राज्य अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका था और वहां का शासक आसफ जाह निजामुल मुल्क 100 युद्धों का विजेता था, या हम ये कह सकते हैं कि 100 युद्धों का उसे एक अनुभव था। एक उम्रदराज व्यक्ति आसफ जाह निजामुल मुल्क था। दूसरी ओर संभाजी द्वितीय कोल्हापुर से निरंतर शाहू के साम्राज्य के लिए चुनौती उत्पन्न कर रहे थे। बाजीराव प्रथम ने इन दोनों परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित किया और उसने उत्तर भारत की राजनीति में भी दखल रखते हुए इसके अलावा गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड में भी मराठों की शक्ति को भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में परिणित करने का कार्य किया। बाजीराव प्रथम के लिए मुगल दरबार में षड्यंत्र होना, मुगलों की स्थिति जर्जर होना बाजीराव के लिए बेहद अनुकूल रही और उन्होंने यह कहा भी था मुगल साम्राज्य के परिप्रेक्ष्य में कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी, और इसी के अनुकूल उन्होंने कार्य भी किया। निजाम की जहां तक बात है, बाजीराव प्रथम के समय में किंग मेकर के नाम से जाने वाले सैयद बंधुओं का पतन हो चुका था और निजाम दक्कन में आकर एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना करते हुए उसने उन 6 सूबों पर अधिकार कर लिया था जिन सूबों से चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार मराठों के पास मुगल शासक की ओर से सुरक्षित था। लेकिन निजाम ने अब स्पष्ट रूप से मराठों को इन 6 सूबों से चौथ और सरदेश मुखी वसूलने के अधिकार से वंचित करने का कार्य किया। परिणाम स्वरूप मराठों और निजाम के बीच संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई और जब निजाम की सेना को बाजीराव प्रथम ने परास्त किया, तब 1721 में एक अलायंस हुआ और यह अलायंस कहा जाता है कि बाजीराव प्रथम की पहली सफलता थी। दूसरी ओर निजाम को दिल्ली बुला लिया गया, उसे वजीर के पद पर काबिज किया गया, लेकिन इस पद पर वह सफल नहीं रहा और 2 वर्षों बाद ही वह पुनः दक्कन लौट आया। इन 2 वर्षों में दक्कन की सूबेदारी मुबारिज खां की देखरेख में सौंपी गई थी, लेकिन अब मुबारिज खान और निजाम के बीच संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई। इस अवसर पर मराठों ने निजाम की मदद की थी और निजाम मराठों की मदद से ही मुबारिज खान को अपदस्थ कर सका था 1724 के सकरखेदा के युद्ध में। लेकिन इस एहसान के बावजूद निजाम ने कालांतर में
मराठों के विरुद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मराठों में निरंतर मतभेद और मनभेद उत्पन्न करने का उसने कार्य किया था। इसके पश्चात 1728 में पुनः बाजीराव ने निजाम को मुंगेश गांव की संधि करने के लिए बाध्य किया था। इस संधि की शर्तों का जब हम अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि निजाम ने साहू को महाराष्ट्र का एकमात्र शासक स्वीकार किया था। साथ ही साथ चौथ और सरदेश मुखी जो पहले से बाकी था उसको देने का उसने वायदा किया था और मराठा सरदारों को अपनी सीमाओं में रहने का अधिकार भी उसने देना स्वीकार किया था। पुनः 1738 में निजाम को एक और संधि मराठों के साथ करने के लिए बाध्य किया गया। इसमें भी बाजीराव की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। इसे दुरई सराय की संधि कहा जाता है। इसमें संपूर्ण मालवा, नर्मदा और चंबल नदी के बीच की भूमि को बाजीराव ने प्राप्त किया और 50 लाख रुपया भी उसने निजाम से प्राप्त किया था। यानी अब 1738 की स्थिति में हम बात करते हैं तो पाते हैं कि बाजीराव का नाम पूरे भारत में प्रख्यात हो गया और इसके समय में मराठा शक्ति चरम पर पहुंच गई। कुछ ऐसे मराठा सरदार हुए जो बाजीराव की नीति का विरोध करते थे, जिसमें एक नाम श्रीपत राव का मिलता है। आरंभ से ही बाजीराव का मतभेद श्रीपत राव के साथ रहा, क्योंकि श्रीपत राव की मान्यता थी मराठों को दक्षिण में ही सीमित करके रखा जाए और वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत रखा जाए, जबकि बाजीराव की यह मान्यता थी कि अब मराठा शक्ति का विस्तार होना चाहिए और नॉर्थ के क्षेत्र में भी उनका दखल होना चाहिए। आरंभ में श्रीपत राव का जिस तरह से विरोध किया गया था, इसलिए शाहू ने सतारा में एक सभा बुलाई और उस सभा में उसने मराठा सरदारों के समक्ष श्रीपत राव और बाजीराव दोनों के विचारों को प्रस्तुत किया, जिसमें बाजीराव की नीति को सभी ने एक स्वर में स्वीकारा और जिस तरह से बाजीराव ने आगे सफलता अर्जित की, उससे श्रीपत राव भी कालांतर में बाजीराव का समर्थक हो गया। दूसरी चुनौती जो तत्कालीन मराठा साम्राज्य के समक्ष थी वह थी संभाजी द्वितीय की। संभाजी द्वितीय साहू के चचेरे भाई थे और कोल्हापुर में रहते हुए शासन करते थे। जिस तरह से साहू के साम्राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य बाजीराव प्रथम ने किया था, उससे संभाजी द्वितीय ईर्ष्या रखते थे और वे यह नहीं चाहते थे कि साहू की ओर से कर्नाटक के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाए। दूसरी ओर निजाम मराठों में फूट डालने के लिए संभाजी द्वितीय को उसने निरंतर भड़काने का कार्य किया और इसी के परिणाम स्वरूप स्वराज्य के क्षेत्र में जो शिवाजी के समय का क्षेत्र रहा, उसका आधा हिस्सा उसने साहू से मांगा। तो इसके लिए दोनों के बीच संघर्ष हुआ और 1730 के वारणा नदी के निकट होने वाले युद्ध में संभाजी परास्त हुए। अप्रैल 1731 में वारणा की संधि हुई और इस संधि में कर्नाटक, कोंकण का प्रदेश संभाजी और साहू जी में विभाजित कर दिया गया। महाराष्ट्र का छत्रपति साहू को स्वीकार कर लिया गया और इसके बाद संभाजी द्वितीय और साहू के रिलेशन अच्छे हो गए और दोनों में प्रगाढ़ता बढ़ी। इससे मराठा शक्ति निश्चय ही मजबूत हुई। सेनापति त्रिंबक राव सन ऑफ खांडे राव, ये लोग भी बाजीराव के विरोधी रहे। खांडे राव के बारे में आप लोगों को याद होगा कि जब बालाजी विश्वनाथ दिल्ली गए थे फर्रुखसियर का तख्ता पलटने के लिए, उस समय खांडे राव भी उनके साथ गए थे। साहू ने
गुजरात के क्षेत्र में चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का कार्य खांडे राव को सौंपा था। बाजीराव को मालवा का क्षेत्र सौंपा था। लेकिन बाद में जो इन दोनों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए, उससे 1730 में खांडे राव का देहांत हो गया। उसके स्थान पर त्र्यंबक राव सेनापति बने। उसके रिलेशन भी बाजीराव के साथ अच्छे नहीं रहे और 1731 में त्र्यंबक राव का भी देहांत हो गया या युद्ध में वह मारा गया। उसके पश्चात जो सेनापति बने यशवंत राव, वे महत्वाकांक्षी नहीं थे। इस कारण से हम ऐसा पाते हैं कि बाजीराव के लिए अब स्थिति निष्कंटक हो गई थी। जब त्र्यंबक राव के साथ उनका मुकाबला हुआ था, उस समय महज 15,000 सैनिकों के साथ बाजीराव ने 50,000 की सेना को कमजोर साबित कर दिया था। इस तरह गुजरात, मालवा, दोआब, बुंदेलखंड में मराठों का प्रभुत्व स्थापित करने का कार्य बाजीराव प्रथम ने किया। मुगलों की कमजोर होने वाली शक्ति का पूरा लाभ बाजीराव प्रथम ने उठाया। लेकिन 40 साल की अवस्था में, लगभग 1740 में, उनका अल्पायु में जिस प्रकार से देहांत हुआ, उसके बारे में दो तरह की चर्चाएं की जाती है। एक चर्चा तो यह है कि किसी बीमारी के कारण बाजीराव प्रथम का देहांत हो गया था, जबकि दूसरी चर्चा यह की जाती है कि प्रेम वियोग में इनका देहांत 40 साल की अवस्था में हो गया था। इन्हें राजा छत्रसाल ने एक स्त्री भेंट की थी जिसका नाम था मस्तानी। और मस्तानी के बारे में कहा जाता है कि वह इतनी अद्वितीय सुंदरी थी कि उसके प्रेम में वे अपनी मूल पत्नी काशीबाई की भी उपेक्षा कर चुके थे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता या मराठी जनता इस बात को पसंद नहीं करती थी कि राजा छत्रसाल और एक मुसलमान स्त्री के द्वारा कथित रूप से उत्पन्न हुई स्त्री के चक्कर में पड़कर बाजीराव प्रथम ने अपनी पत्नी का परित्याग किया था और उसके प्रेम पास में फंसकर उनका ध्यान दूसरी ओर भी चला गया था। इस वजह से जिस तरह का प्रतिरोध उनके भाई ने, उनके बेटे ने और मराठी जनता ने किया, इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने पूना छोड़ दिया था और निजाम के साथ निरंतर वे संघर्षरत रहे और उन्होंने यह मान लिया कि अब युद्ध क्षेत्र ही उनका कर्म क्षेत्र होगा। इस वजह से 28 अप्रैल 1740 को उनका देहांत हुआ और यह भी कहा जाता है कि मस्तानी उनके साथ सती हो गई। बाजीराव प्रथम का जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तब हम इस बात को स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि उन्होंने मराठी शक्ति को भारत की एक प्रमुख शक्ति बनाने का कार्य किया और उनके समय में मराठा घुड़सवारों की घोड़ों की टाप से संपूर्ण भारत को उन्होंने रौंद डाला था। यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। थैंक यू।